जब भी आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में सोचते होंगे तो आपके सामने आईएफएस ऑफिसर्स की एक पिक्चर आ जाती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आईएफएस ऑफिसर बनते कैसे हैं? उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और इनका काम क्या होता है? बस इसी सवाल के आंसर के साथ हम ये खास सेगमेंट लेकर आ गए हैं, जहां पर आईएफएस ऑफिसर आपको खुद बताएंगे कि एग्जाम किस तरह का होता है, सिलेक्शन कैसे होता है और साथ ही काम क्या होता है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और एनबीटी के इस खास सेगमेंट में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएस ऑफिसर हर्ष वर्मा, जिन्हें इस बार एग्जाम में 128 रैंक मिला है। हर्ष, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हर्ष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स अ लॉट। आपने पहले अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया और इतनी अच्छी रैंक हासिल की। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक बार अपनी तैयारी का एक छोटा सा ग्लिम्स हमें दे दीजिए कि आप कैसे तैयारी करते थे और आपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर लिया। एक्चुअली मेरा ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट सिविल सर्विसेज का मेरा ये सिक्स अटेम्प्ट था। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, दोनों एक ही एग्जाम होता है। उसके बाद फिर जो मेंस होता है वो इंटरव्यू होता है, वो दोनों का अलग अलग होता है। तो इस बार मैंने मेरा ऑप्शनल थे इंडियन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और इसके साथ दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज और एक होता है इंग्लिश। तो ये मेंस में होता है एंड देन इंटरव्यू सेक्शन आ जाता है। तो उसके बाद फिर फाइनल रैंकिंग आती है। हर्ष, कई बार क्या होता है ना कि जब भी हम आईएफएस बोलते हैं तो लोग इसे समझते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, बट एक्चुअली ये तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो प्लीज एक बार दोनों का हमें एक तरह से डिफरेंस बता दीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कराता है और कब कब इसके एग्जाम्स होते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक मल्टीपल सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, उनमें से वन ऑफ द सर्विसेज है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और इस पूरा सिविल सर्विसेज का एक ही एग्जाम होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड योर प्रेफरेंस तुमको सर्विस एलोकेट होता है। और इंडियन फॉरेन सर्विस मोस्टली रिलेटेड है डिप्लोमेट्स से, जो फॉरेन में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एम्बेसडर एंड एज इंडियन इंडियन डिप्लोमेट्स। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इसका प्रिलिमिनरी आई सेड सेम होता है सिविल सर्विसेज के जैसे, बट इसका एग्जाम अलग होता है। एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेन जो टारगेट रहता है वो उनका पावर रहता है इंडियन फॉरेस्ट में क्लाइमेट चेंज में, एनक्रोचमेंट इश्यूज में, जो फायर होते हैं फॉरेस्ट में, ट्राइबल इश्यूज हैं, ट्राइबल एम्पावरमेंट है। तो इन सब चीजों का जो जिनको जो गवर्न करता है, जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, वो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके हर्ष, एक बार हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दीजिए। क्या जो आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विस और जो आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होती है क्या? नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर कुछ स्पेसिफिक करना होता है आईएफएस के लिए? इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए जो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो चलेगा, बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। मीन्स आपकी जो डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, वो इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, मेडिकल, इन सब से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी की। एक बार जरा पेपर पैटर्न के बारे में बता दीजिए, क्योंकि प्री तो दोनों का सेम होता है, बट हाँ, मेंस का और इंटरव्यू का क्या रहता है इसमें, मतलब कैसे डिफरेंट है फॉरेस्ट सर्विस का बाकी दूसरे सर्विसेज से? ओके। तो पहले जो सिविल सर्विसेज में चार जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है और एक ही ऑप्शनल होता है उसमें, और वो ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं। तो ये हो गया सिलेबस सिविल सर्विसेज का। इसमें दो एलिजिबिलिटी के लिए के लिए एग्जाम्स होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और एक आपका कोई सा भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसमें मोस्टली प्रेफर करते हैं हिंदी। तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के लिए, इसमें आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाना पड़ता है, बाकी इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं मेंस में। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, इसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है और एक जीएस का पेपर होता है, जीके भी बोलते हैं जिसे, और दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं। और हर एक ऑप्शनल का जो पेपर होता है, उसके दो अगेन पेपर होते हैं। टोटल 400 मार्क का एक ऑप्शनल का पेपर होता है, 200 मार्क करके। और इसके अंदर जो इंग्लिश का पेपर होता है, उसके मार्क्स काउंट होते हैं जो फाइनल मेंस की मार्कशीट बनती है उसमें। तो ये डिफरेंस हो गया है मेंस का।
और इंटरव्यू में जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है, और जो फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू होता है वो 300 मार्क्स का होता है, और ओके। बाकी से। तो अभी आपने यहाँ पर बात की कि मेंस और इंटरव्यू जो सीएससी है उससे कैसे डिफरेंट होता है, तो क्योंकि ये साइंस और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, तो क्या जो सिलेबस होता है वो भी वैसे ही होता है कि सिर्फ साइंस और जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, या फिर सीएससी जैसा ही इसका पैटर्न होता है? फर्स्ट जो ऑप्शनल होते हैं, जो अमाउंट ऑफ ऑप्शंस जो होते हैं ऑप्शनल के लिए सिविल सर्विसेज में, वो काफी ज्यादा होते हैं। जैसे मेरा सिविल सर्विसेज में पहले ऑप्शनल था इकोनॉमिक्स, जिसके मैंने दो मेंस के अटेम्प्ट दिए थे, एंड देन मैंने सोशियोलॉजी कर लिया जिसमें मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे। बट इशू इस फॉरेस्ट सर्विसेज में आता है कि आपको टेक्निकल ऑप्शनल ही चूज करना पड़ता है। तो मैं ना इकोनॉमिक्स चूज कर पाया ना सोशियोलॉजी चूज कर पाया, तो मुझे 2 नए ऑप्शनल लेने पड़े। एक मैंने लिया फॉरेस्ट्री, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और जो बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो भी एग्रीकल्चर होता है जैसे, और सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट के ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इनमें से आपको 2 ऑप्शंस चूज करना पड़ता है। और जो मेंस होता है इसमें एक ही जीएस का मेंस होता है। तो जीएस का जो पेपर होता है उसमें 300 मार्क का पेपर होता है, उसमें अराउंड 120-130 मार्क्स का जो सिलेबस है वो मोस्टली साइंस या और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है। तो काफी फोकस्ड रहता है ये टुवर्ड्स साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो ये डिफरेंस होता है। मतलब सारी चीजें सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग यानी कि टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, क्योंकि ये टेक्निकल सर्विस है, तो इसलिए टेक्निकल सिलेबस होता है इसका। ओके। और इंटरव्यू का अगर हमें छोटा सा आइडिया मिल जाए कि क्या इंटरव्यू में भी सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा नहीं पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो। बट स्टिल जैसा देखा गया है मोस्टली इन्वायरमेंट या इकोलॉजी, इनके लॉस, इनके साथ इश्यूज क्या है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सेम है। तो हर्ष, आप हमें कुछ अपने एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि आपसे आपके इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, कुछ ट्रिकी सवाल जिसमें आपको भी सोचना पड़ गया था? जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका डैफ जो होता है, जो इंटरव्यू फॉर्म जो सर के पास जाता है, वो जितना यूनिक हो उतना अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने पहले ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मेरी एक हॉबी थी, तो और एक बायोमिमिक्री थी, और एक मेडिटेशन थी। तो मोस्टली क्या हुआ, जो इंटरव्यू था वो मोस्टली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजों के बारे में पूछा गया। तो जैसे कि नॉर्मली आखिरी जब इंटरव्यू एंड होता है तो सर ने पूछा मुझसे कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते हैं क्या? तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते नो सर बोल देते हैं, या ओके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। बट एक चीज में मेरे माइंड में आया उस समय कि जो ई व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसका अडॉप्शन रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसका आंसर मैंने दिया कि सर तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं डीजल इंजन से या कंबशन इंजन से। तो वो ऐसे कंपेयर करते हैं कि कितने टन कार्बन उत्सर्जन है जो कम होगा अगर हम ईवी पे स्विच कर जाए। तो नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आता है कि 1 टन कार्बन उत्सर्जन कितना होता है और 2 टन कितना होता है, ये समझ में नहीं आता है। तो मैंने ये कंपेयर करा कि 1 टन कार्बन उत्सर्जन अगर हमें कम करना है तो हमें उसके लिए 35 या 36 ट्रीज लगाना पड़ेंगे। तो अगर हम लोगों को ये बताएं कि आप अगर ईवी का उपयोग कर रहे हैं तो आप इतने अमाउंट ऑफ ट्रीज जो है आप इक्विवेलेंट टू इतना आपका कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट के लिए, तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा और वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और सेकंड, हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर ऐसा है कि वो पेड़ लगाने के लिए स्पेशली हमको मोटिवेट करता है। तो इस तरीके से लोग मोटिवेट हो पाएंगे पेड़ ईवी में मूव करने के लिए। तो ये आंसर दिया था मैंने। तो सर ने बोला भी कि काफी इनोवेटिव आइडिया है एंड वेरी गुड आइडिया। तो ये काफी था। यानी कि इंटरव्यू में अगर आपको सक्सीड होना है, अच्छे नंबर बाकी कैंडिडेट से लाने हैं, तो कुछ इनोवेशन आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। हाँ। ओके। सो एक बार हर्ष हमें ये भी बता दीजिए कि जब सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है? तो पहले तो कैडर अलोकेशन के लिए आपसे फॉर्म भरवा दिया जाता है, जो इंटरव्यू के पहले फॉर्म आ जाता है। तो आप जो भी आपका कैडर प्रेफरेंस है वो आप भर सकते हैं उसमें। फिर आपकी जो रैंक आएगी उस हिसाब से आपको कैडर अलोकेट होगा।
फर्स्ट ये हो गया। फिर ट्रेनिंग का ऐसा रहता है, फर्स्ट आप लबासना जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में है, और वहाँ आपका 3 से 3.5 महीने तक का कोर्स चलेगा। वहाँ पे बाकी जो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, सारे कैंडिडेट्स रहेंगे, उनसे आप मिलेंगे, बात करेंगे, उनके साथ ही ट्रेनिंग करेंगे, उनके साथ रहेंगे 3 महीने। तो एक बोन होमी बढ़ जाती है, एक भाईचारा बढ़ जाता है सारे इंटर सर्विस ऑफिसर्स में। उसके बाद सारे ऑफिसर्स जो रहते हैं वो अपने अपने अकेडमी चले जाते हैं, आईपीएस अपने अकेडमी चले जाएंगे, आईएफएस अपने अकेडमी चले जाएंगे। वैसे ही हम इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी चले जाते हैं जो कि देहरादून में है। वहाँ हमारा 16 साढ़े 16 महीने तक का हमारा ट्रेनिंग चलेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग, नॉर्मल सारा ट्रेनिंग होता रहता है। उसके बाद फिर हमारा अटैचमेंट होता है 4 साढ़े 4 महीने के लिए, जो कैडर आपको अलोकेट हुआ है उसमें जो एक हायर ऑफिसर है उसके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा, और जो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है वो फिर वहां पे होती है। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू स्टेट जो भी है। ओके, सो ये तो पोस्टिंग की बात हो गई, ट्रेनिंग की बात हो गई। अब एक बार हमें सैलरी के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो है कि भाई अगर आप आईएएस आईपीएस बनते हैं या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम निकालते हैं तो आपको बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है। तो क्या सिमिलर सिचुएशन है आईएफएस वाले ऑफिसर्स के साथ या फिर कुछ हाँ, डिफरेंस है? जो पे ग्रेड रहता है वो आईएएस और आईपीएस जो ग्रेड 1 पोस्ट है उनके इक्विवेलेंट ही रहता है। जो सैलरी है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मेरा, तो अराउंड जितना सुना है उसके हिसाब से 80,000 to 1 लाख के बीच में होता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्ट फॉर श्योर। और जो फैसिलिटीज है, लाइक जो आपको हाउस मिलता है और जो कुक मिलती है, हेल्प मिलता है, वो सारी चीजें? तो एक आपको बंगलो मिलेगा, और आपको एक हाउस हेल्प मिलता है, ऑफकोर्स एक कार मिलती है क्योंकि वो ड्यूटी ऐसी है कि आपको जंगल में घूमना पड़ेगा। और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर नक्सल एरिया है तो आपको गार्ड्स भी मिलते हैं, और ऐसा कुछ जहाँ इंसर्जेंसी वाला एरिया है जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज आ जाता है वहाँ आपको ज्यादा गार्ड्स भी मिल जाते हैं। बट वो प्योरली उसके पर्पस ये है कि आपको जितना सेफ हो सके उतना सेफ रखा जा सके, तो ये अमेनिटीज है। ओके, और हर्ष, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में मेंशन कर दिया था, आपने पहले अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाला है, तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, एक बार उन्हें बता दीजिए कि भाई पहले अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे निकालना है, क्या करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो पहले तो यह है कि आप अपने ऑप्शनल्स जो हैं वो थोड़े ऐसे चूज करिए जो छोटे हों और जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, सिविल सर्विसेज के बाद सिर्फ 2 या 3 महीने मिलते हैं आपको, 2 महीने मिलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो वो छोटा टाइम में होता है। तो उसके अंदर आप ऑप्शन ऐसे होना चाहिए तो जल्दी कंप्लीट हो सके। तो मैंने फॉरेस्ट्री लिया था, फॉरेस्ट्री के नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं अगेन, क्योंकि बात वही आ जाती है कि आप रिवाइज कितना बार कर पा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने बहुत छोटे नोट्स बना लिए हैं तो उसका रिवीजन काफी इजी हो जाता है, तो वो करा जा सकता है। और सेकंड ऐसा है, सेकंड मेरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था, इसमें फॉर्मूलाज काफी याद करना रहते हैं, तो इंश्योर करें कि आप स्टार्टिंग से ही फॉर्मूले की एक लिस्ट बना के रखें और फॉर्मूले का एप्लीकेशन प्लस उसकी प्रैक्टिस भी साथ में करते रहे, ताकि आप एक अच्छी पोजीशन में हो अगर कोई टिके क्वेश्चन आ जाए मेन एग्जाम में तो। और इंग्लिश के लिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिंपल होता है पेपर कंपैरेटिवली, तो लोग इग्नोर कर जाते हैं उसको, बट मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती है। इंग्लिश काफी ज्यादा स्कोरिंग है, अगर इसका थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा सके, एटलीस्ट 5-6 दिन प्रिपेयर भी कर लिया जाए और पूरे शिद्दत से करा जाए, तो इसमें काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। और जीएस आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करते ही हैं, तो उसमें यह इंश्योर करें कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट इन चीज के लिए स्पेशल प्रिपेयर करें और थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करें, जो आपके सिविल सर्विसेज में भी काम देगा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी काम देगा। सो हर्ष, हम आपसे ये जानना चाहेंगे एंड में कि व्हाई वन शुड जॉइन आईएफएस, और आपको किसने मोटिवेट किया आईएफएस ज्वाइन करने के लिए? क्या चीज थी जो आपके मन में था कि नहीं मुझे आईएफएस ज्वाइन करना है, और इसमें आगे फ्यूचर का जो स्कोप है वो किस तरह के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आईएफएस का मेरे मन में हमेशा से था कि मेरे को आईएफएस की तैयारी करना है, बट मेरा ऐसा था कि पहले मैं सिविल सर्विसेज की अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, सारे अटेम्प्ट जितने हैं मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, और क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं पहले ही ऑप्शनल से मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं 2 बार ऑप्शनल चेंज कर चुका था, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे 2 ऑप्शनल प्रिपेयर करूंगा। तो बट लास्ट टाइम 5th अटेम्प्ट जब था मेरा सिविल सर्विसेज का,
तो मैंने 100% प्रिपेयर करा था, बट फिर भी मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस में, तो मैंने सोचा अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करी जाती है, और मैंने पूरा 1 साल पूरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करी और उसमें चूज किया, और बाय गॉड ग्रेस मेरा प्रीलिम्स में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, एंड देन फिर मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरा जो मेंस था, फिर मैंने उसके लिए प्रिपेयर करा, एंड देन आई गॉट थ्रू इट। एंड मोटिवेट क्या करा, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक्सपोजर है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है जो फॉरेस्ट एरिया है, इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी एक एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि आप ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पे, नॉन ट्राइबल्स एरियाज भी रहते हैं, पीपल्स भी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव काफी आप अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पुलिसिंग भी मिल जाता है आपको। पुलिसिंग में जैसे अगर कहीं इलीगल कटाई हो रही है, कहीं पोचिंग हो रही है, और कहीं आग लग गई है, तो ये जो प्रोटेक्शन रिलेटेड सर्विसेज है वो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आ जाती है। तो इसका एक्सपोजर काफी ज्यादा है। आप डेस्क पे बैठे नहीं रहेंगे, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, नेचर को समझना पड़ेगा। और आज के जमाने में जब आप देख रहे हैं कितना कितना हीट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर आपको मौका मिल रहा है फॉरेस्ट में रह के वहाँ पे काम करने के लिए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और सेकंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है आज की जनरेशन में, और इसको एक फ्यूचर जॉब भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ एआई, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, एआई वगैरह से के कारण जो जॉब जा रही हैं, वहीं हम अगर फॉरेस्ट सर्विसेज में है तो हम ग्रीन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग हम पेड़ लगाने में उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, पॉन्ड्स बनाने में उनकी सहायता ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे हम ग्रीनरी बढ़ा भी सकते हैं, और इससे एक हेरिटेज भी डेवलप होगा, और क्लाइमेट चेंज में हम हमारा एक सहयोग दे सकते हैं। जी, बिल्कुल हर्ष, मुझे लगता है कि जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल थे ना आईएफएस को लेकर, अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर उन्हें इनकी तैयारी करनी है, तो इसका भी आइडिया अब उन्हें हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच हर्ष, आप थैंक हमसे यू। जुड़े, और आपने इतने सारे पॉइंट्स इतने ईज़ी लैंग्वेज में हम सभी को बता दिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और देखनी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी।